सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में कैसे नेशनलिज्म राइज हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली 3 बातें कवर करेंगे। पहली बात कि मैं ये बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहता है कि कहाँ कहाँ से बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन भी क्लियर कर लेंगे और अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन की अप्रोच बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यही पूरे चैप्टर का सार है। तो दूसरी बात कि मैं ये क्वेश्चन ही केवल नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसके साथ आंसर को भी बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा आपको फील करा दूंगा कि बेसिकली इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या। तीसरी बात कि आप लोग इसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब सभी बच्चे इसका स्क्रीन शॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आए तो एक बार मेमोराइजेशन करने में आप लोगों को बहुत आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चीज़ है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब कि जितना भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका मेन एम क्या था। चलिए आप लोग सोचिए। हाँ, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना उनका सब पैटर्न बेसिकली आप लोग देखेंगे सेम ही है, ठीक है। देखिए मेन एम क्या था। पहला एम था कि हमें अपने जो फ्रेंच थे उनका रिवॉल्यूशन जब कर रहे तो सोच रहे थे कि सारी जिनके भी आस पास के उनके भी जितने भी कम्युनिटी है सारी इकट्ठी हो जाए और सारी लोगों मिलकर अपनी एक यूनिटी या एक ऐसी कंट्री बनाए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकता में बल होता है, तो यही कंसेप्ट इन लोगों ने भी अपनाया। दूसरा बात कि ये लोग चाहते थे कि इनके जो कल्चर हैं और जो इनके क्या है लैंग्वेज है वह हमेशा बरकरार रहे, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन ना आए कि मतलब कह दे कि भैया आप लोग फ्रेंच मत बोलिए, आप लोग दूसरी भाषा बोलिए। तो बेसिकली अपने कल्चर को बचाने के लिए इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेम था। तीसरी बात कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज तो वही हमने डिस्कस किया। तीसरी बात आप लैंग्वेज बता सकते हैं। चौथा बात कि इन्होंने अपने अंदर एक पैट्रियाटिक फीलिंग जगाई कि भैया अगर हमें अपने देश को अच्छे तरीके से रन करना है तो हमें पैट्रियाटिक फीलिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकें, अपने कल्चर को भी बचा सकें, अपने लैंग्वेज को बचा सकें और अपने जितने भी कम्युनिटी है उसको भी बचा सकें, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर ये 4 इनका योगदान था, मतलब 4 एम था। पहला क्या एम था कि अपनी कम्युनिटी को बचाए रखना, दूसरा अपने कल्चर को बचाए रखना, तीसरा अपने लैंग्वेज को बचाए रखना और चौथा पैट्रियाटिक फीलिंग को जगाने रहना ताकि इन फ्यूचर हम लोग को कोई भी दबाव या प्रेशर न बन पाए, ठीक है। समझ में आया? फील कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन दिया कि जेप्सी मेजनी का क्या रोल था ग्रीन सॉरी यूरोप के रिवॉल्यूशन में। तो कुल मिला जुला कर जो जेप्सी मेजनी था इनका मेन रोल था कि इटली की यूनिफिकेशन में। किसमें मेन रोल था बताइए आप लोग? हाँ, याद कर लीजिए आप लोग। इटली के यूनिफिकेशन में किसका रोल था? हाँ, जेप्सी मेजनी का रोल था। तो इनको देखिए पहले इनके साथ क्या क्या हुआ हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको पहले अपने ही देश से एग्जाइल, मतलब इनको अपने देश से ही बाहर निकाल दिया गया। तो इनके कारण ये बहुत ही प्रभावित हुए यह, और यह अपने अलग अलग जाकर अलग अलग देशों में जाके अपने रिवॉल्यूशन के कदम को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अपने को हाँ मतलब पावर में लाया और एक बहुत ही पॉपुलर हो गए धीरे धीरे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई तरीके की कम्युनिटी बनाई और कई लोगों को साथ मिलाकर सबके अंदर पैट्रियाटिक फीलिंग जगी। भैया देखिए अगर हमें अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को और अपने कम्युनिटी को बचाना है तो हमें क्या सभी चीज़ों को यूनिफाइड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका बेसिकली वही रोल था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। मान लीजिए हमारे कंट्री में नेशनलिज्म फैलाने में किसका योगदान था? गांधी जी का था। तो कुल मिला जुला कर हम इनको गांधी जी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जितने भी नहीं, अगर आप लोग अपने कंट्री से रिलेट कर करके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत देखेंगे कि आसान हो जाएगा। वैसे टेढ़ा मेरा नेम है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि नेपोलियन के बारे में। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। तो सबसे पहले नेपोलियन जो था इसका रोल क्या था? तो नेपोलियन ने बहुत काम किया। पहला यही काम किया कि जितने भी वहाँ पर बर्थ से रिलेटेड प्रिविलेज दिए गए थे, मतलब कि नहीं कि होता है कि पहले राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सब चीज़ें
किसने ख़त्म कर दी? नेपोलियन ने पहला बात यही सब ख़त्म कर दिया। दूसरा कि सारे टैक्स वैक्स थे, सारे को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब सारे टैक्सेस को कई बैरियर थे, मतलब कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तब भी टैक्स लगेगा, दूसरे से तीसरे जाएंगे तब भी टैक्स लगेगा। तो इसने सारे टैक्सों को भी ख़त्म कर दिया, बर्थ प्रिविलेज को ख़त्म ही किया, टैक्स भी ख़त्म किया। तीसरा बात की सारी चीज़ों को रिफॉर्म किया, मतलब कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट थे उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर दिया। और चौथा बात की इसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा क्या किया, हाँ बहुत ज़्यादा विकसित किया। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर यही इनका रोल था। और नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट किया है, बेसिकली यही है कि मतलब बर्थ जितने हैं उसको ख़त्म कर दिया और टैक्सेस को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और एक आध केवल टैक्सेस रखा। ठीक है, और तीसरा बात की डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ थी उसको भी इसने बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया। और चौथी बात कि इसने देखा जितने भी तरीके के मतलब सभी पर्सन हैं कि नहीं इधर जा रहे हैं उधर व्यापार करने में परेशानी हो रही, तो इसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया कर दिया। तो कुल मिला जुलाकर यही नेपोलियन का योगदान था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फील आ रहा है कि नहीं? हाँ, फील लेते रहिए और अच्छे से करिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, हमारा नहीं मतलब उन लोगों का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा यूरोप पर। देखिए, पहला कि जितना फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो सभी जितनी उसके आसपास की कंट्री थी सभी में अंदर में ये जाके भैया देखिए, अगर हमें अपने कल्चर को, हमें अपने लैंग्वेज को और हमें अपने क्या, हाँ अपने नेशनल को अगर बचाना है, नेशन को बचाना है, तो हमें भी उसको यूनाइट करना पड़ेगा और सभी तरीके की रिवॉल्यूशन करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने कम्युनिटी को भी बचा पाएँ। ठीक है, और दूसरा बात क्या प्रभाव पड़ा कि इन्हीं का देखी देखा सभी के अंदर पेट्रियाटिक फीलिंग जाग गई कि उन्होंने भैया अपना नेशनल फ्लैग लॉन्च कर दिया और अपने कुछ ऐसे सिंबल किए जिससे कारण उनकी जो कम्युनिटी थी अपने आसपास मतलब एक दूसरे से मिल जाए। और तीसरा बात इन्होंने ये भी देखा कि भैया इससे फायदा भी हो रहा है कि हम मजबूत भी हो जा रहे हैं, यानी सभी पर्सन एक दूसरे में यूनाइट भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर क्या तीन प्रभाव पड़ा। पहला कि सभी लोग अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने पेट्रियाटिक फीलिंग को समझ गए और अपने कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करने की कोशिश में लग गए कुल मिला जुलाकर। और दूसरा बात क्या हुआ, हाँ उन्होंने भी अपनी नेशनल असेंबली लॉन्च की और अपना नेशनल फ्लैग लॉन्च किया, जैसे इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ? इसलिए लॉन्च हुआ ताकि वो लोग भी अपने देश को समझ सके कुल मिला जुलाकर। ठीक है, और लास्ट बात हमारा क्या था कि बेसिकली हाँ पेट्रियाटिक फीलिंग को जनरेट करना, और ये भी इन्होंने अपनी कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस देने के लिए भी इनका फायदा हुआ। और यूनाइट तो हो ही गए, यूनाइट हो गए तो इनको भी जान आ गया, मतलब कोई दूसरा इन पर रूल भी नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला जुलाकर यही इसका इम्पैक्ट था। समझ में आया? हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन इसमें बताना है कि इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाई यूरोप इन 1830, मतलब कि देखिए हार्डशिप मतलब कि मतलब खराब टाइम, जैसे नहीं सबको कहता है कि भैया आपको बहुत खराब समय चल रहा है, तो वही एक यूरोप की 1830 में कंडीशन क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1830 में जो यूरोप की कंडीशन बहुत खराब होने लगी, देखिए इसके कई रीजन थे। पहला यही रीजन था कि देखिए सभी लोग कंट्री आपस में यूनिफिकेशन करने के लिए चक्कर में क्या कर रहे थे कि अपने आसपास हड़पने लगी। ठीक है, कि भैया इसको मिला लो, इसको मिला लो, इसको मिला लो। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर डिप्रेशन होने लगा। डिप्रेशन मतलब कि देखिए एक दूसरे को कब्जा कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ की कम्युनिटी परेशान होगी कि नहीं? बिल्कुल परेशान होगी। तो इसके कारण यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन थी धीरे धीरे और डाउन होने लगी, मतलब जो कंट्री ज़्यादातर अपने किस पे फोकस करने लगी, आर्मी पर। और आर्मी पर फोकस करने के लिए भैया पैसा तो चाहिए ही, जितने भी लोग लड़ रहे हैं तो वहाँ पैसा ज़्यादा चक्कर में ज़्यादा टैक्स लगाने लगी, तो जितने भी वहाँ के फार्मर थे सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो इन्होंने फसल उगाने में कम दिलचस्पी रखी और थोड़ा सा प्रोडक्शन हुआ। और दूसरी बात की नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई जिस कारण इनका प्रोडक्शन कम हुआ, तो प्रोडक्शन कम हुआ तो टैक्स कम भरे, तो इसके कारण यहाँ पर हार्डशिप होने लगी। तो कहा जाता है कि जैसे मतलब किसी को अगर एक पैकेट ब्रेड, जानते हैं मतलब 10 रुपये का ब्रेड आता है ना, तो उस समय एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए 10 झोला पैसा लगता था। समझे इतना कितनी कंडीशन खराब हो गई। तो कुल मिला जुलाकर यही यूरोप ने यही फेस किया। पहला बात कि भैया इसका यहाँ पर जितने भी फार्मर थे सबको इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि सारे प्रोडक्शन ही पूरा लो हो गया, ठप हो गया। दूसरी बात कि इंडस्ट्री मिलाने के चक्कर में सारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कम हुआ, तो सारा चीज़ पे उनका इकोनॉमिक कंडीशन ही लुल हो गई। तो तीसरा बात कि
देखिए हमने क्या किया जिसको बताइए आप लोग। हाँ बहुत सही। कि जितने भी फार्मर थे सब सोचते थे भैया इतना टैक्स हम कहाँ भरे, उससे बढ़िया हम आर्मी में ज्वाइन करने लगे, तो यहाँ से एग्रीकल्चर वाला समाप्त हो गया। कुल मिला जुलाकर यही इकोनॉमिक हार्डशिप फेस हुई। ठीक है। और हम लास्ट बात करते हैं कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इससे इसके थ्रू हम लोग कई क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है। उसी प्रकार डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसी प्रकार डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो चलिए हम वन बाय वन करते हैं। देखिए पहला बात है जर्मनी के बारे में। तो हम जब जर्मनी के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें बेसिकली ऑटो वान बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है। किसका रोल था जर्मनी में बताइए आप लोग। ऑटो वान बिस्मार्क का। तो इसने क्या किया, ये जो ऑटोमान बिस्मार्क था बेसिकली पर्सिया का किंग था, इसने ही ज़्यादातर यूनिफिकेशन किया। यूनिफिकेशन मतलब बेसिकली यहाँ पर कब्जाना ही है। मतलब जो पर्सिया था अपने आसपास के जितने भी कंट्री थे जो जो इसको कब्जे में आते सबको कब्जा लिया। तो यूनिफिकेशन मतलब ये नहीं है कि बस सबको मिला आ रहा है, जो सहमत से मिले भैया उसको भी मिला लिया, जो सहमत से नहीं मिले उसको भी मिला लिया। तो कुल मिला जुलाकर ये जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें ऑटोमान बिस्मार्क जो पर्सिया का किंग था इसने ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यानी इधर उधर करके बेसिकली मार झगड़ा करके सारे जर्मनी को यूनाइट किया और एक बहुत ही सुपीरियर कंट्री बना दिया। ठीक है। और दूसरा हम जब बात करते हैं इटली के बारे में, तो इटली के बारे में बताइए। मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था इटली का यूनिफिकेशन कौन किया था, बहुत सही, जिप्सी मेजनी। तो जिप्सी मेजनी ने क्या किया भैया, इसने भी वही काम किया लेकिन यह दूसरे कंट्री में जाके अपने कम्युनिटी वाले को पहले छाट लिया कि भैया अगर आप लोग इटली के हैं बताइए, हमें अगर अपने कम्युनिटी को या हमने अपनी लैंग्वेज और अपने रिलीजन को अगर बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ यूनाइट होना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। इसने किया जिप्सी मेजनी में। लेकिन जो हमारा ब्रिटेन था बेसिकली ब्रिटेन में कोई बड़ा उभर कर नहीं आया कि यहाँ पे भैया यूनिफिकेशन। ब्रिटेन वैसे कई साल इसको लग गए यूनिफिकेशन करने पर उसी, लेकिन सबसे पहले यूनिफिकेशन इसी का हुआ। इसी वजह से ब्रिटेन ने सभी इधर उधर घूमने लगा, घूमने के चक्कर में कभी इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया, कभी अफ्रीका में जाके बसने लगा। तो कुल मिला जुलाकर हमने देख लिया तीनों का यूनिफिकेशन देख लिया। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और आप लोगों को समझ में आएगा। जिन बच्चों को समझ में आएगा कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैंने सारे चैप्टर की वीडियो डाल दी, उसे भी जाके देखिए और उसका भी आप लोग आनंद लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है। हेलो बच्चों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के बारे में। ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को तीन चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। पहला तो हम जानेंगे कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस किस टाइप से आपसे पूछा जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ उसके आंसर को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवा दूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को कम से कम ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखनी है, कैसे और किस तरह बेसिकली लिखना है। ठीक है। और तीसरा बात कि आप लोग इस क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सबका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी हो। तो कुल मिला जुलाकर ये जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग चलिए पहला बात स्टार्ट करते हैं कि वाई गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। मतलब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ ये इस मूवमेंट में बेसिकली एक बात पर ध्यान दिया गया था कि गांधी जी ने कहा था कि देखिए अंग्रेज जो हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे सहायता से ही रह रहे हैं। मतलब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो इन्वॉल्व भी हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिगो की खेती उन लोग नील बना, इंडिगो जानते हैं आप लोग, हाँ जो नील होता है उसकी खेती भी कर रहे हैं, तो हम ही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम ही लोग बेसिकली दे रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर हम ही लोग तो उनको व्यापार में उनका हाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम उनका सारा हेल्प करना बंद कर दें और उनकी आर्मी में जाना बंद कर दें तो खुद ही अपने आप वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। तो यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली यही था कि हमें अंग्रेजों का कुछ सहयोग नहीं करना है बल्कि उन्हें असहयोग करना है, उनका कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है। तो इन्होंने वापस क्यों ले लिया इस मूवमेंट को, देखिए पहला रीज़न तो यही था कि देखिए पहला रीज़न था कि जितने भी उनके लीडर थे, मतलब जिस गांधी जी के अंदर में जितने भी लीडर थे वो ज़्यादा ट्रेन भी नहीं थे, मतलब कि कैसे हैंडल करना है। तो गांधी जी ने कहा था मुझे थोड़ा सा भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गई। जलियांवाला बाग कांड वहाँ पर हो गया कि वहाँ पर जनरल डायर ने आकर सभी लोगों को गोली से क्या कर दिया, भुनवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी जी तक जब बात पे पहुंची तो वो बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम जितनी भी आज़ादी लें तो नॉन वायलेंस के बेसिस पर लें। तो कुल मिला जुला कर जलियांवाला बाग
कांड हो गया, इसकी वजह से इन्होंने वापस ले लिया। और लास्ट बात ये थी कि उतना ये जो मूवमेंट था ना उतना पॉपुलर हुआ नहीं, जिसके कारण इन्होंने ले लिया। तो इन्होंने पहले सोचा भैया एक काम करते हैं, सबको पहले ट्रेन करेंगे तो उसके बाद हम मूवमेंट करेंगे। तो कुल मिला जुला कर 3 रीजन था। पहला रीजन था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कोई वायलेंस हो, लेकिन जलियांवाला बाग कांड की वजह से क्या हुआ, काम गड़बड़ हो गया। और तीसरा बात कि सभी लोगों को सोचा गांधी जी ने कि पहले ट्रेन कर दिया जाए कि कैसे करना है और किस तरह हमें लीड करना है। तो कुल मिला जुला कर यही 3 रीजन था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बहुत आसान, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं कि हमारा जो सत्याग्रह था बेसिकली उसकी क्या थीम थी। तो देखिए सत्याग्रह मतलब जैसा कि नाम ही से लग रहा, सत्य के लिए आग्रह मतलब कि ट्रुथ को फाइंड करना। तो कुल मिला जुलाकर गांधी जी का ये वाला कंसेप्ट कब आया कि देखिए हमें कोई भी काम करना है बिना नॉन वायलेंस करना, मतलब कि कोई भी बिना नॉन वायलेंस ही करेंगे हम लोग। गांधी जी ये सोचते थे, मतलब उनका कहना था कि देखिए हम लोग ट्रुथ को हम लोग खोजना है, तो हम लोग ट्रुथ के लिए, अगर हम ट्रुथ के लिए हम नॉन वायलेंस से ही उसका अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं और हम अपने आप की स्वतंत्रता को पा सकते हैं। तो ठीक है, तो कुल मिला जुला कर सत्याग्रह का मेन मोटो यही था कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है, लेकिन हमें थोड़ा भी वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, मतलब किसी को भी क्षति न हो। चाहे अंग्रेज भी तो क्रिएचर ही है, तो वो सोचते थे कि भैया उन्हें हम प्रेम से भगा देंगे। तो कुल मिला जुला कर सत्याग्रह में यही था। ठीक है, नॉन वायलेंस का बेसिकली रूल था। तो हम आगे बात करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि रोल ऑफ अलौरी सीताराम का क्या था। ठीक है, ये जो हमारे अलौरी सीताराम थे बेसिकली आंध्र प्रदेश में इनका बहुत ज़्यादा दबदबा था, मतलब कि एक तरह से बहुत इमर्जिंग लीडर के रूप में आए थे। कुल मिला जुला कर इन्होंने क्या किया, ये पहला बात कि ये गांधी जी से एस्पायर थे। ठीक है, कि मतलब कि गांधी जी जैसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी चाहते थे कि मैं भी इस मूवमेंट में भाग लूं, लेकिन इनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग थी। ये सोचते थे देखिए हम कुछ भी कर लें, हम नॉन वायलेंस के दम पे कैसे किसी को भगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सोचते थे, जो ब्रिटिश थे हमेशा क्या बंदूक लिए रहते थे और हमेशा किसी को भी पट्ट से मार देते थे। कुल मिला जुला कर ये सोचते थे जब वो लोग वायलेंस कर रहे हैं तो हम लोग को भी वायलेंस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि हाँ लोहे को लोहे से ही काटेंगे। तो कुल मिला जुला कर इनकी यही मानसिकता थी, मतलब कि इनका यही फिलॉसफी थी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ रहा है समझ में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले में कि हमारा जो इसमें पूछ बेसिकली कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसका फर्स्ट वर्ल्ड वार पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, तो वहाँ से ये बातें सभी लोगों को पता चली। देखिए जब अदर हमारी कंट्रीज जो है, मतलब अदर जो कंट्रीज हैं वह अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करें। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से रिवॉल्यूशन का सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन जगह। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई 2 रुपए में खरीद रहा है, कोई 5 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 रुपए वाला खरीद रहा है वो क्या सोचे कि भैया इसको क्यों सस्ता मिल रहा है। तो कुल मिला जुला कर ये नहीं कहेगा कि काहे उसको 2 रुपए में दे रहे हैं हमें 5 रुपए में। तो इसी प्रकार रिवॉल्यूशन हुआ कि जब अंग्रेज जो थे ब्रिटिश वाले थे तो इन्होंने क्या किया कि अदर कंट्री में कमी इनकी पड़ रही थी, यानी अदर कंट्री में वीक हो रहे थे। तो इसी का फायदा हम लोगों ने भी उठाया कि जब भैया कमजोर आदमी है तो क्या करें, हम लोग भी इसी समय रिवॉल्यूशन करेंगे तो हमें आज़ादी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो कुल मिला जुला कर फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये इफेक्ट पड़ा कि हमारा मूवमेंट और तेज हो गया। ठीक है, दूसरा बात कि ब्रिटिश आर्मी कमजोर पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि कई जगह युद्ध लड़ रही थी तो सारी इनकी आर्मी भी मर रही थी, तो इनकी आर्मी भी कम हो गई। तीसरा इनका दबदबा भी धीरे धीरे अब कम ही हो रहा था, हर कंट्री से इसका दबदबा उठ रहा था। तो कुल मिला जुला कर इसका यही प्रभाव था कि कैसे हैंडल किया जाए अपने मूवमेंट को, नेशनल मूवमेंट को। ठीक है, समझ में आया? अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो रॉयल्ट एक्ट था इंडियन ने क्यों इसका विरोध किया। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं हमारा रॉयल्ट एक्ट क्या होता है। देखिए रॉयल्ट एक्ट में बेसिकली ये कहा गया कि बेसिकली देखिए हम समझते हैं रॉयल एक्ट लाया किस लिए गया था। रॉयल एक्ट इसलिए लाया गया था, इसमें जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, जितने भी हमारे रिवॉल्यूशन हो रहा, जितने भी हमारे विद्रोह हो रहे थे बेसिकली उसको दबाने के लिए लाया गया था। ठीक है, रॉयल एक्ट इसलिए लाया गया था, हाँ विद्रोह रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए लाया गया था। और इसमें कहा क्या गया था दूसरी बात
इसमें कहा गया था हम किसी पॉलिटिकल लीडर को कभी भी उठा सकते हैं, ठीक, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है उसे कभी भी उठा सकते हैं, और किसी पर्सन को भी हम उठा के जेल में डाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर वो पर्सन अपोज भी नहीं कर सकता कि भैया क्यों हमें उठा रहे हैं, हमें ऊपर एक ट्रायल किया जाए, पहले कोर्ट से फैसला लिया जाए, मतलब ये कुल मिला जुला कर कोर्ट वाला भी सिस्टम खत्म कर दें कि किसी को भी उठा के डालें जेल में, सारा सिस्टम को अपने हाथ में लेके। तीसरी बात, इनका मेन मोटो था कि देखिए ये लोग तो थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे, तो यह अपना दबदबा दबाने के लिए या दिखाने के लिए कि भैया अभी हम कमजोर नहीं है, तो कुल मिला जुला कर फेंकने या ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करने के लिए रॉयल एक्ट लाए, ठीक है। तो इसका विद्रोह किस लिए हुआ? पहला विद्रोह इसलिए हुआ कि भैया ऐसी कैसी बात है कि अगर हम अपने किसी भी अच्छी चीज़ के लिए अगर रिवोल्ट कर रहे हैं या हमें आज़ादी के लिए जब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे कैसे किसी को डाल सकते हैं, ठीक है, कि मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर कैसे डाल सकते हैं अगर कोई वह अच्छे से मतलब नॉन वायलेंस के दम पे कर रहा है। इसीलिए गांधी जी ने भी इसका विरोध किया, नॉन वायलेंस के दम पे हम लोग कर रहे हैं भैया, हम लोग करने दीजिए, ठीक है। और तीसरा बात कि रॉयल्ट एक्ट को इसलिए भी विरोध किया गया ताकि कोई भी वायलेंस ना हो, मतलब कि देखिए ये लोग अंग्रेज वैसे भी तो ब्रिटिश जितने भी थे तो वायलेंस तो करते ही थे, तो ये भी इसलिए विरोध किया गया कि आप लोग वायलेंस थोड़ा कम करिए, ठीक है, यानी ज़्यादातर अत्याचार मत करिए, समझिए। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फील आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा फील ले लेती रहिए तो आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो हमारा सिक्स वाला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड के बारे में डिस्क्राइब करना है। देखिए जलियांवाला बाग कांड में बेसिकली देखिए कमी कहाँ रहेगी, हम उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हम जलियांवाला बाग कांड जानते हैं क्या आता है। एक कमी देखिए पहले ये रह गई कि वो जहाँ पे सब लोग पर्सन इकट्ठा हुए थे वहाँ पर मार्शल लॉ लागू था। क्या था? हाँ बहुत सही, मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ मतलब कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, जिस तरह से कोरोना चल रहा है, मतलब पब्लिक हम 144 धारा लागू, मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वहाँ पर मार्शल लॉ लागू था। लेकिन वहाँ पर जितने पर्सन पहुँचे गांव से थे तो उन्हें पता नहीं था कि भैया मार्शल लॉ लगा है, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है। और बेसिकली बच्चे बूढ़े सब थे वहाँ पे, एक तरीके से मेला देखने गए थे, ठीक है। तो इसी में गड़बड़ हो गया और यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर भी पहुँचे। और दूसरी बात कि जो जलियांवाला बाग कांड था उसमें केवल एक ही बाहर जाने का रास्ता था, तो यहाँ से जनरल डायर आया, यहीं से ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करके फायरिंग करने लगा, तो इसमें हमारे बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई। तो कुल मिला जुला कर यही था जलियांवाला बाग कांड। और तीसरी बात कि ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इसी कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बंद हो गया, ठीक, हमने आगे पढ़ा था। इसी कारण ये जो जलियांवाला बाग कांड की वजह से ना बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन अपनी गति पकड़ा था, ठीक है, हमें ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे बच्चे भी उन लोगों को सब मार दिए थे, तो बहुत गलत किए थे, ठीक है। और अगला हमारा आता है कि हमारी खिलाफत कमेटी क्यों बनाई गई बॉम्बे में। जो देखिए पहली बात तो खिलाफत का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने इसलिए लाया, गांधी जी जानते थे कि जब तक हम हिंदू मुस्लिम को एक नहीं करेंगे, मतलब दोनों में यूनिटी नहीं होगी, तब तक भैया आज़ादी मिल ही नहीं सकती। तो कुल मिला जुला कर गांधी जी ने यहाँ पर कहा, देखिए खिलाफत मतलब जो इस्लामिक कंट्री है ना उनका एक पवित्र ग्रंथ पवित्र पवित्र एक प्लेस है बेसिकली। तो वहाँ पर उन्होंने किया कि देखिए इंडियंस को साइकोलॉजी पे इफेक्ट डाल के सोचा कि सभी लोगों को हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जाए, तो लाने के लिए ये खिलाफत कमेटी बनी, ठीक है। तो यहाँ से खिलाफत कमेटी जब बनी तो यहाँ से जितने भी मूवमेंट थे ना बेसिकली उसमें दोनों हिंदू मुस्लिम एक हो गए, तो वहाँ से सारे रिवॉल्यूशन करना भी आसान हो गया और आज़ादी पानी भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए आप लोग। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो आप लोग उसे भी जाकर देखिए और अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले चैप्टर नंबर 4 के बारे में, ठीक है। ये जो चैप्टर है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें देखिए इस वीडियो में बेसिकली क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप लोगों का कम से कम ये एहसास हो जाए या अप्रोच आप लोगों को क्लियर है भैया हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो मतलब क्या और कैसे करना है, ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। तीसरी बात की आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में तो जरूर आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ले लिए होंगे तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो हमारा जो पहला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिल्क रूट इन द लिंकिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्क रूट। वही सिल्क रूट मतलब कि देखिए जो सिल्क था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता था आता था, बिजनेस का पर्पस था कि भैया देखिए हम इस कंट्री से बिजनेस करेंगे उस कंट्री से बिजनेस करेंगे ताकि हम लोग क्या हो थोड़ा पैसा मिले। तो लेकिन देखिए पैसा तो मिलता ही मिलता था, और क्या होता था दूसरी बात देखिए आप लोग कभी पर मतलब जाएंगे दूसरे देश तो आप लोग वहाँ की कल्चर को सीखेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उस परिवेश में रहना है तो आप लोग भैया उसका कल्चर सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग भी तो उस देश में या उस कंट्री में कुछ छाप छोड़ के आएंगे तो कुल मिला जुला कर देखिए पहला फायदा तो पैसा का हुआ ही हुआ। तो दूसरा पार्ट इसका कैसे लिंक किया कि इसने अपने कुछ कल्चर को और कुछ अपने लैंग्वेज को भी वहाँ पर छोड़ने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए छाप तो छूटेगी ही छूटेगी, जैसे यहाँ से ब्रिटिश गए लेकिन इंग्लिश छोड़ी भी है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ उसी प्रकार उन्होंने भी अपने कुछ कल्चर को छोड़ दिया। और एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे जो बुद्धिज्म था ठीक है वो वाला लैंग्वेज भी इसी के थ्रू पहुंचा था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो कुल मिला जुला कर सिल्क रूट ने देखिए पैसा तो कमाना तो प्राइमरी था, लेकिन सेकेंडरी क्या किया कि अपने कल्चर को अपने लैंग्वेज को और अपने रिलीजन को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसी के माध्यम से पहुंचाया। समझे कि नहीं? ठीक है, फील आ रहा है? आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, और हमारा दूसरा बात है कि हमारा जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किस लिए बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईएमएफ और हमारा वर्ल्ड बैंक बेसिकली थे क्या। तो ये दो जो दोनों थे ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थे जिसको सभी वर्ल्ड ने मिल के बनाया था। ठीक है, इसका बेसिकली एम था कि भैया देखिए अगर इन फ्यूचर किसी को भी ठीक है फाइनेंशियल मदद चाहिए, मतलब किसी को भी किसी भी कंट्री को पैसा चाहिए तो यह एक प्रोवाइड करेगी, मतलब वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो बेसिकली हुआ क्या, मतलब ये तो सबको पैसा प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी, सबको इक्वल नज़रिए से। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ने देखा कि इसकी फंडिंग ज़्यादातर डेवलप कंट्री से जैसे अमेरिका से हो रही है, तो अमेरिका क्या किया, यूएस जो है बेसिकली इस पर रूल करने लगा और अपनी मनमर्जी चलाने लगा, जिसके कारण कुछ देश दुखित हो गए। तो उन्होंने G77 लॉन्च कर दिया, मतलब कि अपनी एक कम्युनिटी लॉन्च कर दिया। तो उसके बारे में आगे देखेंगे। तो कुल मिला जुला कर किस लिए बना था? हाँ, फाइनेंशियल मदद करने के लिए बना था। कोई छोटी कंट्री या कोई बड़ी कंट्री अगर इन केस उसको कोई दिक्कत परेशानी होता, लेकिन इसने अपना काम ढंग से नहीं किया। यूएस या और जितनी भी डेवलप कंट्री थी इस पर अपना रुतबा जमाने लगी। तो जब मदद नहीं करता था, केवल किसका करता था? हाँ, डेवलप कंट्री का करता था जिसको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। समझे? ठीक है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट बात करते हैं कि हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सभी कंट्री पर। देखिए भैया ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन ये तो आता ही आता है। तो देखिए पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेट डिप्रेशन का काज क्या था, मतलब मुख्य कारण क्या था। पहला तो ओवर प्रोडक्शन था। देखिए उस समय कंट्री की स्टेटस क्या थी, मतलब यूरोप था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो सभी जितने भी थे किसान थे भैया चाप के सारे प्रोडक्शन करने लगे और ढेर सारा चीज़ें उगाने लगे, एक ही चीज़ उगाने लगे। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे कोई एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल थोड़ा समझता हूँ। देखिए जब प्याज का जो दाम होता है शुरू में क्या 20 रुपए से 30 रुपए रहता है, लेकिन जब इसका सीजन खत्म कितना हो जाता है 80 हो जाता है। अच्छा तो ये 80 क्यों हो जाता है? वही प्याज रहती है ना। देखिए जब 20 रुपए होता है तो मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्याज आ गई है, तो इसका क्या होता है कॉस्ट प्राइस गिर जाता है। लेकिन जब मार्केट में वही चीज़ कम रहती है तो उसका प्राइस मेंटेन रहता है। तो यही मेन कारण हुआ कि भैया देखिए बहुत ओवर प्रोडक्शन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उसकी प्राइस जो धीरे धीरे डाउन हो गई। समझे कि नहीं? अरे भैया देखिए जब प्याज ज़्यादा रहती है मार्केट में ठीक है तो खरीदने वाले कम रहते हैं, तो सभी लोग सोचते हैं भैया कितना कम में दे के भैया जल्दी से निपटा के अपना थोड़ा प्रॉफिट लिया जाए। लेकिन वही जब ज़्यादा रहती है, जब कम रहती है प्रोडक्शन कम रहती है, तो क्या होता है कि हाँ भैया कितना महंगा बेच दे और कितना ज़्यादा मुनाफा कमा ले। तो कुल मिला जुला कर मार्केट का खेल रहता है। तो ओवर प्रोडक्शन हो गया तो खपत उतनी हो नहीं पाई, जिसके कारण क्या होगा ढेर सारे अनाज वेस्ट होने लगे और इसी कारण जितने भी फार्मर थे सब गरीब होने लगे। और दूसरा बात कि यूएस ने ज़्यादा लोन ले लिया, मतलब यूएस का जितने भी बैंक वैंक थे सब कोलैप्स होने लगे। भैया इतना ज़्यादा लोन ले लिया डेवलप करने के चक्कर में कि जितने और लड़ने में युद्ध की नीति बनाने में कि इसकी सारे बैंक थे कोलैप्स होने लगे। ठीक है, और दूसरा बात अब बताइए ये सब तो हुआ ही हुआ और जितने भी लड़ाइयाँ हो रही थी उससे क्या होता भैया कोई इंडस्ट्री सब ठप हो गई, मतलब कोई भी सब मतलब किसी भी देश में युद्ध होगा
तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या बेसिकली कि जितने भी इंडस्ट्री से सब बंद हो गई, तो सारा अनएम्प्लॉयमेंट भैया बढ़ने लगा। तो इसके कारण खाने के लिए लाले पड़ गए। दूसरा, एमएनसी जो थी वो ज़्यादा पैसा नहीं देती थी। एमएनसी मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी थी बेसिकली, वो पैसा वैसा देती नहीं थी। तो इसके थ्रू क्या हुआ, सभी लेबर भी परेशान होने लगे। और देखिए, कहा यह जाता है कि वहाँ पर इस समय एक ब्रेड का खरीदने के लिए 10 एक ब्रेड 10 पैक मिलता है, तो वहाँ पर एक ब्रेड खरीदने के लिए 10 झोला पैसा लगता था। ठीक है, मतलब वहाँ के पैसे की वैल्यू भी डाउन हो गई, क्योंकि वहाँ के जितने भी बैंक थे, जितने भी अदर फाइनेंशियल सोर्स थे, सब डाउन हो गए, सब कोलैप्स हो गए। समझे? ठीक है, यही था हमारा ग्रेट डिप्रेशन। तो वही 4 पॉइंट हमें याद रखना। ओवर प्रोडक्शन हो गया, यूएस ने काम गड़बड़ कर दिया, लोन लेके ज़्यादा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और दूसरा, एमएनसी भी क्या बताइए आप तो, हाँ, कम पैसा देती थी। ठीक है, और हम लोग आप आगे बात करते हैं कि हमारा जो G77 डेवलपिंग ने कंट्री ने क्यों बनाया। तो पहला बात देखिए, मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक था बेसिकली, वर्ल्ड बैंक इसलिए डिजाइन किया गया तो भैया जिसको फाइनेंशियल दिक्कत होगी वह कंट्री आके हमसे मिल ले और हमसे ले ले। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक था ये काम अच्छे से किया नहीं, यह केवल यूएस और जो अदर डेवलप कंट्री थी उसके पक्ष में जाने लगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो G77 बना कि देखिए हम अब सबको, जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्री उनको मदद करेंगे। ठीक है, इसीलिए बना था। ठीक है, समझे? इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा लिखना आपको नहीं है, बस यही लिख दीजिएगा कि हाँ, पहले कारण लीजिएगा किस लिए उदय हुआ है, इसका मतलब किस लिए आया, फिर इसलिए लिख दीजिएगा कि इसने क्या क्या किया। ठीक है, यह बहुत ही हेल्पफुल किया था जितने भी छोटी डेवलपिंग कंट्री थी। ठीक है, उस समय जब वर्ल्ड वार के समय। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि लास्ट, अब फिफ्थ, सॉरी लास्ट नहीं है, पांचवा है कि व्हाट अट्रैक्ट द यूरोप टू अफ्रीका। मतलब यूरोप ने अफ्रीका की तरफ मुंह आन क्यों किया? देखिए, बहुत रीजन था। पहला बात कि जो अफ्रीका था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, तो वहाँ पे लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। ठीक है, दूसरा बात कि वहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा थे। आप लोग भी अभी भी सुनते होंगे कि अफ्रीका में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे कोल हुआ है और जितने भी प्लांटेशन व्लांटेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, दूसरा बात, यूरोप ने इसलिए मूव किया, वहाँ पे गरीब देश था, तो वहाँ पे कोई कंपनी लगाएंगे तो लेबर जो है कम कास्ट में मिलेंगे, तो यूरोप का भैया बहुत फायदा होगा। समझ रहे हैं? मतलब आप लोग भी कोई बिजनेस अगर कोई सेट करता है तो क्या सोचता है कि कम इन्वेस्टमेंट करें, हमें ज़्यादा फायदा मिले, तो इसी चक्कर में वहाँ पर गए। और तीसरा बात कि जो हमारा अफ्रीका था ना, बहुत गरीब था, यहाँ पर आर्मी वर्मी नहीं थी, तो इन्होंने सोचा भैया धीरे से इसको भी हम लोग कब्जा के अपने नेशन में मिला लेंगे। तो यही 3 मोटो था, लेकिन इनका सब काम गड़बड़ हो गया। देखिए पहला क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो मेडिकल सिस्टम था अफ्रीका का, वो थोड़ा सा वीक था। मतलब वहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटी या कोई इतनी फैकल्टी नहीं थी। तो हुआ क्या कि यहाँ इन्होंने कैटल प्लेग, जो यहाँ से यूरोप ने कैटल प्लेग यहाँ पे डाल दिया। मतलब कैटल प्लेग लेके गए, मतलब मीट उट और जितने भी गोट वोट थे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते, तो कैटल प्लेग कहाँ पे आ गया? अफ्रीका में आ गया। इसके कारण हुआ कि भैया गांव के गांव, जो अफ्रीका गांव के गांव थे, सब में प्लेग फैल गया, सब मरने लगे और कोई बचा नहीं गया। जिस तरह कोरोना फैला उसका 10 गुना तेजी से क्या फैला था? प्लेग फैला था वहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला जुला प्लेग के कारण इनका सारा सत्यानाश हो गया। लेकिन इन्होंने बहुत रूल किया था अफ्रीका पर, तो कुल मिलाकर बहुत प्रॉफिट किया, लेकिन इसी वजह से इन्होंने छोड़कर भागकर आ गए यूरोप पर वापस। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि अफ्रीका में इन्होंने जाकर बेसिकली क्या किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरडल लेबर, या इसी को हम क्या कहते हैं? न्यू सिस्टम ऑफ स्लावरी। ठीक है, मतलब देखिए सबसे पहले उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तगड़ा तेज था। ठीक है, तो सभी कंपनी क्या सोचती थी, भैया हमें सस्ता से सस्ता मजदूर कहाँ मिले और हम उसको कितना ज़्यादा उससे काम ले लें। ठीक है, मैन पावर मशीन में बहुत ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि प्रोडक्शन उसमें कोई जितनी मशीन वशीन इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, तो जितना ज़्यादा मैन पावर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ एजेंट सेट किए अलग अलग गरीब गरीब कंट्री में। जैसे यहाँ पे इन्होंने इंडिया तक में भी अपने एजेंट सेट किए थे, जो उनका मेन काम था कि भैया कुछ लोगों को बहका के भैया आपको इतना पैसा मिलेगा, आप लोग इसलिए इस कंट्री में चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए इन्होंने, अपने इंडिया से लेकर कुछ अपने कमीशन देती थी इनको कंपनी की, भैया 10 को भेजेंगे तो इतना कमीशन बनेगा आपका। तो इन्होंने भेजा। ठीक है, तो भेजा तो यहाँ पे जाके जितने भी सबको गुलाम बना लिया गया और इनसे मन चाहा काम करवा रहे हैं भैया, 10-10 घंटा 12-12 घंटा, और प्लांटेशन में तक काम करवाने लगे।
तो इसीलिए कहा जाता है, देखिए कुछ अफ्रीकन का नाम जैसे ना इंडियन की तरह मिलता है, ठीक है, जैसे क्रिकेट में आप लोग देखते ही होंगे। तो किस लिए होता है बताइए आप लोग? हाँ, यही रीजन था कि जो हमारे एंसेस्टर थे, ठीक है, मतलब इंडिया से जो वहाँ पे पलायन होकर गए, तो वहाँ पे बस गए, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा। तो इसी वजह से कुछ लोगों का नाम मिलता है, वेस्ट इंडीज का हुआ और साउथ अफ्रीका वाले में, ठीक है। तो न्यू सिस्टम आप इन्हें समझे क्या है? न्यू सिस्टम स्लैवरी कि मतलब कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के उन लोगों से मनचाहा काम करवाना भैया। प्लांटेशन में घुसा देते थे, इंडस्ट्री में घुसा देते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में, और वेज भी कम देते थे। यही सब मेन रीजन था इसका ग्रेट डिप्रेशन का कारण। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। यही कुल मिला जुला कर इसी में से आप लोगों से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग, मैं ये बताऊंगा कि आप लोग को जो आंसर किस तरह बेसिकली लिखना है, और मैं जो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको थोड़ा थोड़ा आंसर को भी इलाबोरेट कर दूंगा, ताकि आप लोग को कम से कम एक फील आ जाए कि भैया इस तरह क्वेश्चन हम लोग को करना है और आंसर इस तरह लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चीज़ है कि इसमें हमारा जो जैसा कि चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया कि हमारी जो इंडस्ट्री है वह 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी बेसिकली कैसे डेवलप हुई, ठीक, मतलब कि उनका ग्रोथ कैसा रहा, उनका स्टेटस कैसा रहा, और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कत आई, और क्या और किस तरह डेवलपमेंट आखिरकार हुआ, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर ये 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें ही घूमेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रीजन यही था कि देखिए जब भी पहला तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें अनेक चीजें चलने लगी, जैसे कि मान लीजिए हमें जो सैनिक जितने भी थे उनके ट्रेन करने के लिए, तो उन्हें पहली बात अच्छा फूड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए और अच्छा हथियार भी चाहिए। तो रहने खाने तीनों तीनों तो चाहिए ताकि वे अच्छे तरीके से लड़ सकें और क्या, हाँ, और उस देश को जिता सकें। तो जब उन्हें कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो क्या हुआ ऐसा कि तो जितने भी मिल इंडस्ट्री थी सब बहुत कम प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो ये लोग एकदम पूरा चाप के क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगी। जब इनका प्रोडक्शन हाई हुआ तो इससे हुआ ये फायदा कि नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। वैसे भी हम लोग जान ही रहे हैं कि आवश्यकता ही हमारी आविष्कार की जननी होती है। जब मिल्स में मजदूर को कम काम कर रहे थे, ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए तो भैया नई नई मशीनें चलने लगी, तो यहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट आ गया। तो कुल मिला जुला कर फर्स्ट वर्ल्ड वार में सैनिक को कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, हथियार चाहिए, बारूद चाहिए, बम चाहिए, तो इसके लिए तो इंडस्ट्री तो चाहिए चाहिए। जो कोई इंडस्ट्री ऐसी चाहिए जो कपड़ा बनाए, मतलब कि अगर चाह रहा तो भैया 50,000 60,000 कपड़ा चाहिए सैनिकों को, ठीक है। खाना की व्यवस्था चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर इंडस्ट्री इसी मेन वजह से फैली कि जितने भी राज्य थे, जितने भी कंट्री थी, उन्हें हाँ अपने सैनिकों को या अपनी आर्मी को ज़्यादा बनाना था उसके लिए। और दूसरा बात कि अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना था कि हाँ भैया हम यहाँ पे इस कंट्री में जाके बेचेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नई नई टेक्निक आई। तो कुल मिला कर दो ही रीजन था, पहला तो आर्मी को पूरी तरीके से हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा बात की हाँ ज़्यादा हमें प्रॉफिट करने के चक्कर में नई नई इंडस्ट्री भी डेवलप हुई कुल मिला जुला कर, ठीक है। और दूसरा बात हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जो इंडियन थे उन इंडियन जितने भी हमारे काटन वाले काटन का कपड़ा बुनते तो उन्हें क्या क्या दिक्कत हुई, ठीक है। तो पहला दिक्कत किस कारण हुई कि जब हमारी इंडस्ट्री सेट हुई तो हमारे यहाँ तो भैया उतना नॉलेज नहीं था, उतना कंसिस्टेंसी नहीं थी जिसके थ्रू कि ऐसा हो जाए कि सभी लोग कहें कि भैया हम हमारे पास इतना पैसा, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री लिया के लगा दीजिए। तो जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटल हुई तो वहाँ पर जितने भी छोटे व्यापारी सबका बिजनेस खत्म हो गया। जिसे आप लोग समझिए कि जहाँ पे अगर आप लोग घर में या आप लोग बाहर जो है शहर में अगर एक मॉल खुला, जब मॉल खुलता तो भैया वहाँ पे सब लोग वहीं पे जाते हैं, और जितने भी छोटे मोटे दुकानदार है तो उनका बिजनेस कम हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर यही उन लोगों के भी साथ हुआ। जब इंडस्ट्री में गए, जहाँ पर हमारे मजदूर लोग 2 कपड़ा एक दिन में सिलते थे, इंडस्ट्री 20, 200, 300 सिलने लगी। तो इससे इन लोगों का बहुत घाटा होने लगा। तो इन लोगों का पैसा भी ज़्यादा लगता था। जैसे मान लीजिए
इनका खादी कपड़ा रहता है। जैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का खादी कपड़ा देखिए आज भी खरीदने जाइए तो महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंडस्ट्री का कम यूज होता है, ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। तो कुल मिला जुला कर तो इसमें जो प्रोडक्शन भी हाई हो गया इंडस्ट्री की वजह से। दूसरी बात कि हम वही समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम आई। तीसरी बात कि यहाँ पर गरीबी थी, तो कोई भी ऐसा नहीं व्यापारी था कि जो बड़ी बड़ी मशीनें लगा पाए। तो कुल मिला जुला कर क्या क्या फेस किए। पहली बात कि नई इंडस्ट्री आई तो इन लोगों का पूरा बिजनेस ही समाप्त हो गया। और दूसरी बात, ये लोग का कास्ट बहुत ज़्यादा रहता था। ये लोग दो ही कपड़ा बनाते थे, लेकिन इंडस्ट्री वहाँ से 200 300 3000 बनाती थी। और तीसरा बात, लैक ऑफ एजुकेशन था। और लैक ऑफ क्या था? हाँ, बहुत सही, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग भी थी कि भैया इस तरह आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ग्रोथ होगा। तो कुल मिला जुला कर यही रीज़न था कि हमारे यहाँ जो इंडियन थे उनका धीरे धीरे सारी चीज़ें ही समाप्त हो गई। छोटे छोटे व्यापारी थे, उन लोगों का भी धंधा चौपट हो गया, ठीक है। और तीसरा हमारा एक टर्म आता है कि गोमास्तास क्या थे, ठीक है। तो आप लोग याद कर लिए, गोमास्तास जो थे यह बेसिकली एक सर्वेंट थे जो निगरानी रख रहे थे कि इंडस्ट्री में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और जितने भी अगर अगल बगल के इंसान हैं, या मतलब जितने भी अगल अगल छोटे छोटे व्यापारी, उन पर नजर रखते थे कि भैया ये जितने भी कॉटन है, अच्छे कॉटन है, सब किसको बेचे? हाँ, ब्रिटिश को ही बेचे, और देशों में जा जाके न बेचे। तो कुल मिला जुलाकर गोमस्ताज जितने भी थे, इनका एक पेड नौकर थे कि इसके ब्रिटिश के, जो यह निगरानी रख रहे थे कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ पे जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है भैया सब ब्रिटिश तक पहुँच रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ठीक है। कुल मिला जुला कर सुपरवाइजिंग का काम करते थे, ठीक, मतलब कि सारी चीज़ को कंट्रोल करते थे, यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा ये देखिए क्वेश्चन है कि हमारा जो इन दोनों को गुमस्थास और जो विलेजर थे, इनके बीच झगड़ा बार बार क्यों होता था, ठीक है। तो वैसे ही भैया होगा ही क्यों। ये जो गुमस्थास थे ये सोचते थे हम लोग राजा हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी व्यूअर्स हैं इनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो दबाव बनाते थे, लेकिन और इनका सारे जितने भी सामान वामान सब सब छीन लेते थे और कम पैसा देते। तो इन्हीं कारण विलेजर भी कभी कभी गुस्सा होकर से झगड़ा करते थे कि भैया हमारे काम का कम से कम जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसका तो कम से कम एटलीस्ट उतना पैसा तो हमें दो। तो कुल मिला जुला कर यही रीजन था कि दोनों में क्लश होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेसिकली यही पूछेगा कि हु वाज द गोमास्तास और व्हाट इज द रोल ऑफ इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो यही पूछ देगा तो आप लोग बता ही लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को थ्योरी के रूप में कवर करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। और पांचवा बात है कि ये जो मार्केट में थे, जो नए नए ब्रिटिशर थे, ये ब्रिटिशर बेसिकली मार्केट में बेचते कैसे थे, इंडियन मार्केट में, ठीक है। जो पहले इंडियन का माल लेके जाते थे अपने देश में, वहाँ पर इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन करके यहाँ पे ही ला के बेचते थे। तो पहला रीजन इनका बिकने का पहला ये था कि यह जो अपने शर्ट पर या जितने भी इनके सामान थे ना, सब पे लोगो लगा देते थे। और लोगो से, लोगो मतलब नहीं जैसे कि मान लीजिए कोई आप लोग कभी कपड़ा खरीदते ब्रांडेड तो नहीं लिखा रहता स्पार्क लिखा रहता है, लुइस पीटर लिखा रहता है, फिलिप्स लुइस लिखा रहता है। तो कुल मिला के लोगो रहता था। सभी आदमी सोचते थे भैया ये तो बहुत ब्रांडेड है या तो बहुत क्वालिटी है, ठीक है। पहले ये लोग लोगो इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा बात की इन्होंने इंडस्ट्री की मदद से प्रोडक्शन हाई किया, और शायद ही उस पर पेंट भी करने लगे। मतलब कि कभी किसी का फोटो लगा देते थे, मतलब इंडियन का सेंटीमेंट के लिए जान ही रहे थे कि यहाँ तो रिलीजन बहुत फॉलो था, तो यहाँ पर कृष्ण जी का फोटो, सरस्वती माता का फोटो, इन लोगों का फोटो लगा देते तो और सब लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन जो हमारे लोकल व्यूअर थे वह ये सब लगाने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, जिसके कारण इनका और फायदा होने लगा। तीसरा बात की यह हमेशा हर जगह अपना प्रचार करते थे। जैसे कोई कैलेंडर है, कैलेंडर के नीचे लिख देते थे मेड इन मैनचेस्टर या मेड इन ब्रिटेन, मतलब जो जो उनकी कंपनी रहती थी उनका बेसिकली लिख देते थे। तो इनसे क्या होता था, मनुष्य मतलब जैसे आप लोग भी जब ऐड देखते हैं तो आप लोग कभी भी जाते होंगे दुकान में ना कुछ खरीदने, मतलब पेस्ट खरीदने जाते हो तो क्या कहते हैं, कोलगेट दे दीजिए, ठीक है। ये नहीं कहते कि मैं टूथपेस्ट है, क्या कहते हैं, कोलगेट दे दीजिए। कोलगेट ने अपने मन पे देखिए राज कर लिया कि हाँ एडवर्टीजमेंट की मदद से कि हाँ भैया देखिए कुल मिला जुला कर अगर आपको पेस्ट खरीदना तो कोलगेट का ही लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इन लोगों ने भी लोगों का माइंड पास किया कुल मिला जुला कर, समझे कि नहीं। तीन मेन वजह था, पहला कि लोगों को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा बात कि इंडियन के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी जिसके कारण ये लोग किसी भगवान के किसी देवता का फोटो नहीं छापते थे। तीसरा बात वही कि भैया ये लोग करते क्या थे कि कैलेंडर से लेके हर जगह एडवर्टीजमेंट करते थे, कुल मिला जुला कर इनके पास पैसा तो था ही।
समझे? पांचवा समझ में आया आप लोगों को? बहुत आसान है, ठीक है। हमारा लास्ट है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ब्रिटेन में कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री का प्रोसेस था बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ किसमें, हाँ ब्रिटेन में। क्यों? पहला रीजन तो यही था कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो इसकी वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा जितने भी मिल थे, जितने भी इनकी इंडस्ट्री थी, सब पे प्रेशर पड़ने लगा, भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, क्योंकि हमें चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें 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 अपने आर्मी को भी तो फीड करना है। तो कुल मिला जुलाकर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से नई नई मिल भी सेटअप होने लगी। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी भी आई। जब नई टेक्नोलॉजी आई तो उसकी मदद से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज हुआ, ठीक है। और ये लोग यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में भी जा जाके अपना सामान बेचते थे। वहाँ से जितने भी मटेरियल थे, रॉ मटेरियल लेते थे सस्ते दाम पर, मान लीजिए 5 रुपये में लेते थे और इसका प्रोसेस करके 100 रुपये में ला के बेचते थे, यानी 95% इनका क्या रहता था, हाँ प्रॉफिट। तो उसी देश का सामान लेते थे, उसी देश में बाद में ला के बेच देते थे। कुल मिला जुला के बहुत लोग चालाक थे, ठीक है। इसका वजह था। और लास्ट ये वजह था कि इन लोगों की जो कपड़ा की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। मतलब भले से ये लोग मशीन की, देखिए मशीन की जो भी चीज़ बनती है सब क्या रहती है, एक समान रहती है, उसमें तो कोई गलती होने का चांस नहीं रहता था। तो कुल मिला जुला कर ये लोग इस तरह भी आगे बढ़ गए और ये जहाँ पे जाते थे उनके लोकल मार्केट को भी समाप्त कर देते थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मिल लीजिए, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।